Hi everybody, welcome to my channel RJ Studies. I hope you all guys are studying for your judiciary exams. Honorable Rajasthan High Court ने 57 वैकेंसीज 2023 के लिए नोटिफाई करी हैं, प्लस जो 2022 में कुछ वैकेंसीज नोटिफाई हुई थी उन दोनों को मर्ज करके इस बार आपके 140 वैकेंसीज के अराउंड आएंगी. सो आप अपनी स्टडीज जो है वो कंटिन्यू करें और जुलाई में आपका प्रॉपरली एक नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा कि प्री का एग्जाम कब होना है. ठीक है. और इसी रिगार्डिंग हम आपसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डील कर रहे थे. बिफोर डिस्कसिंग विद दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो मेरी जो चैनल को है आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें. जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हमने डील किया है, और अभी हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डील कर रहे हैं, जिसमें ये 5th लेक्चर है. और इस लेक्चर में हम सेक्शन 12 टू 17 डील करेंगे जो आपके चैप्टर 4 के अंदर आता है. सो आपको अपना बेरैक्ट से जो पूरा कंसल्ट करना है. बेरैक्ट की लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू क्लियर प्रीलिम्स. ठीक है. सेक्शन 12 बेसिकली आपका एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट की बात करता है, जो कि चैप्टर 4 के अंदर आता है, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ्स. रिलीफ यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीफ्स मेंशन्ड है, लाइक प्रोटेक्शन ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, रेजिडेंस ऑर्डर. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप मेरी जो पुरानी वीडियोस देखेंगे उसको उससे लिंक करते हुए पढ़ें. ठीक है. सेक्शन 12 का जो सबसेक्शन 1 है, विच मेंशंस an aggrieved person or a protection officer or any other person on behalf of the aggrieved person may present an application to the magistrate seeking one or more relief under this act. कोई भी अग्रीव पर्सन जो है या फिर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर है या एनी अदर पर्सन जो है वो अग्रीव पर्सन के बिहाफ पे एप्लीकेशन प्रेजेंट करेंगे मजिस्ट्रेट को. इसमें एक प्रोविजो भी मेंशन है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑन सच एप्लीकेशन द मजिस्ट्रेट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन एनी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफिसर और द सर्विस प्रोवाइडर. कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले मजिस्ट्रेट जो है वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को कंसीडर करेंगे. सबसेक्शन 2 says the relief sought for under subsection 1 may include a relief for issuance of an order for payment of compensation or damages without prejudice to the right of such person to institute a suit for compensation or damages for the injuries caused by the acts of domestic violence committed by the respondent. जो भी रिलीफ मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे उसमें आपका पेमेंट ऑफ कंपनसेशन का रिलीफ आएगा, डैमेजेस का रिलीफ आएगा. I hope this part is clear to you. Provided that where a decree for any amount as compensation or damages has been passed by any court in favor of the aggrieved person. यानी अगर कोई डिक्री कंपनसेशन की या डैमेजेस की किसी और कोर्ट ने पास करी है अग्रीव पर्सन के फेवर में, the amount if any paid or payable in pursuance of the order made by the magistrate under this act shall be set off against the amount payable under such decree. ठीक है. तो जो भी ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने इस एक्ट में पास करेंगे या फिर पहले उसे कोई डिक्री मिली हुई है, उन दोनों का अमाउंट को सेट ऑफ किया जाएगा. ठीक है. एंड द डिक्री शेल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सीपीसी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स be executable for the balance amount if any left after such set off. और अगर कोई भी अमाउंट जो भी बचता है यानी इस एक्ट में या सीपीसी के जहां पे किसी और कोर्ट ने दिया है तो उसे सेट ऑफ किया जाएगा और बैलेंस अमाउंट पेबल होगा. आई होप दिस प्रोविजन इज क्लियर टू यू. Subsection 3 mentions every application shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed or as nearly as possible thereto. जो भी एप्लीकेशन प्रेजेंट होगी मजिस्ट्रेट को इस सेक्शन में वो उस फॉर्म में होगी और उस पर्टिकुलर्स में होगी जो भी प्रेस्क्राइब्ड है. ठीक है. Subsection 4 says the magistrate shall fix the first date of hearing which shall not ordinarily be beyond 3 days from the date of receipt of the application by the court. मजिस्ट्रेट एक फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, जब मजिस्ट्रेट को पता चल गया है कि भाई अग्रीव पर्सन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और एप्लीकेशन भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, तो वो एक फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करेंगे. वो 3 दिन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, यानी बियॉन्ड 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन.
बाय द कोर्ट। कोर्ट के पास जब एप्लीकेशन आई है उसके 3 दिन बाद तक वो फिक्स कर देंगे। सबसेक्शन 5 सेज द मजिस्ट्रेट शेल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 विद अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट हियरिंग। और मजिस्ट्रेट ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी एप्लीकेशन आई है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, यानी उस मैटर को विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से सुना जाए और उसे मतलब कंसिडरेशन में लेके उस पर कोई डिसीजन पे आ जाए। ठीक है। सेक्शन 13 आपका सर्विस ऑफ नोटिस की बात किया जा रहा है। जब आपका फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स हो गया है, ठीक है, तो सेक्शन 13 में रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व होगा, उसका टाइम पीरियड मेंशन्ड है। A notice of the date of hearing fixed under section 12 shall be given by the magistrate to the protection officer, who shall get it served by such means as may be prescribed on the respondent and on any other person as directed by the magistrate within a maximum period of 2 days or period such further period reasonable time as may be allowed by the magistrate from the date of its first receipt। ठीक है। मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर को बोलेंगे कि विद इन 2 days उस नोटिस को रेस्पोंडेंट की तरफ सर्व किया जाए और उसे एक रीजनेबल टाइम दिया जाए प्रेजेंट होने का। Subsection 2 mentions a declaration of service of notice made by the protection officer in such form as may be prescribed shall be the proof that such notice was served upon the respondent and on any other person as directed by the magistrate unless the contrary is proved। ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उनसे ये रिटर्न में डिक्लेरेशन लिया जाएगा, एक प्रेस्क्राइब्ड प्रूफ लिया जाएगा कि हाँ भाई रेस्पोंडेंट को प्रॉपरली वो नोटिस सर्व कर दिया गया है एंड ही इज बाउंड टू प्रेजेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर टू यू, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें सिर्फ 2 days का जो प्रोविजन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रीजनेबल टाइम के अंदर रेस्पोंडेंट को नोटिस सर्व किया जाए। दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स। ठीक है। प्लस सेक्शन 12 के अंदर भी आपका जो 60 days का टाइम पीरियड है कि भाई 60 days में जो आपकी एप्लीकेशन है वो डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि प्रिलिम्स में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपका 60 days टाइम पीरियड तो बनता ही है। सिमिलरली उसके आगे की जो लाइन है फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो क्या होता है आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताता है कि कहाँ से वो 60 days का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। सेक्शन 14 के अंदर काउंसलिंग की बात की जा रही है। बेसिकली काउंसलिंग ये है कि एक समझाइश करना हस्बैंड वाइफ में, अग्रीव पर्सन और रिस्पोंडेंट के बीच में, ताकि उनका मैरिटल बॉन्ड जो है, रिलेशनशिप मेंटेन रहे, उनकी जो मैरिज है वो कंटिन्यू हो सके, उसको बचाने के लिए कोशिश की जाएगी। So subsection 1 says the magistrate may at any stage of the proceedings under this act, at any stage यानी किसी भी स्टेज पे कर सकता है ये, direct the respondent or the aggrieved person either singly or jointly to undergo counseling with any member of a service provider who possesses such qualifications and experience in counseling as may be prescribed। सेक्शन 10 के अंदर हमने सर्विस प्रोवाइडर्स ऑलरेडी पढ़ लिया था। ठीक है, आप एक बार उसको गो थ्रू करें कि कौन होते हैं सर्विस प्रोवाइडर। उनकी मदद से जो रिस्पोंडेंट और एग्रीव पर्सन है वो काउंसलिंग करेंगे और ये जो काउंसलिंग है वो एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स पे की जा सकती है। सबसेक्शन 2 says where the magistrate has issued any direction under subsection 1 he shall fix the next date of hearing of the case within a period not exceeding 2 months। ठीक है, जब मजिस्ट्रेट ने सबसेक्शन 1 में ऐसा कोई डायरेक्शन दिया है तो वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब फिक्स करेंगे, विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 months। ठीक है, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है, जो सेक्शन 12 के अंदर 60 days का टाइम पीरियड है वो भी 2 months ही होता है और यहाँ पर स्पेसिफिकली आपका 2 months मेंशन्ड है। ठीक है, तो कई बार जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, प्री के क्वेश्चन हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको उसको मेन फोकस पे रखना है कि सेक्शन 12 के अंदर 60 days मेंशन है। ठीक है, और सेक्शन 14 के अंदर भी 2 months मेंशन है, दोनों का मतलब एक ही है।
60 डेज भी आपका 2 मंथ्स ही फॉर्म करते हैं, लेकिन आपका बेयर एक्ट में स्पेसिफिकली लैंग्वेज एक जगह 60 डेज दे रखी है, दूसरी जगह आपकी 2 मंथ्स दे रखी है। ठीक है, तो आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज ही ग्रास्प करनी है जो मेंशन किया है प्रॉपरली एक सेक्शन के अंदर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। सेक्शन 15 के अंदर असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट की बात की जा रही है। वेलफेयर एक्सपर्ट एक प्रिफरेबली एक वुमेन होगी जिसकी मदद ली जाएगी। In any proceeding under this act, the magistrate may secure the services of such person, preferably a woman, whether related to the aggrieved person or not, including a person engaged in promoting family welfare as he thinks fit for the purpose of assisting him in discharging his functions. ठीक है, वेलफेयर एक्सपर्ट की जो हम मदद क्यों ले रहे हैं, ताकि जो एक फैमिली वेलफेयर के लिए जो काम किया जाता है, यानी जो एक फैमिली को बचाने का काम है वो कर सके। ठीक है, अग्रीव पर्सन और रिस्पोंडेंट के बीच के जो रिलेशंस, जो स्ट्रेन रिलेशंस है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और उस फैमिली को बचाया जा सके। सेक्शन 16 मेंशंस प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा। ये वाला जो प्रोविजन है आप सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, एक बंद कमरा होता है और उसमें कुछ ही लोग, यानी सिर्फ पार्टीज हो सकती हैं और मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं। और मैजिस्ट्रेट चाहे तो जो अनवांटेड पर्संस होती हैं, थोड़े बहुत जनरल पब्लिक होती है, उनको वो एक्सक्लूड कर सकती है और उन्हें कोर्ट रूम से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं अगर मजिस्ट्रेट अलाउ करे तो। इफ द मजिस्ट्रेट कंसिडर्स दैट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सो वारंट एंड इफ आइदर पार्टी टू द प्रोसीडिंग सो डिजायर, या तो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है या फिर कोई पार्टी भी इसके लिए एप्लीकेशन लगाए या पार्टीज भी बोले कि हमें इन कैमरा प्रोसीडिंग्स चाहिए, ठीक है, देन ही में कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट इन कैमरा। तो इस एक्ट के अंदर भी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। Section 17 mentions right to reside in a shared household. शेयर्ड हाउसहोल्ड क्या होता है वो मैंने आपसे डेफिनेशंस में ऑलरेडी आपसे डील कर लिया था। अग्रीव पर्सन का ये राइट है कि जो रिस्पोंडेंट है उसके घर में अग्रीव पर्सन रह सके, उसका राइट है, राइट टू रिजाइड इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड। Every woman in a domestic relationship shall have the right to reside in the shared household, whether or not she has any right, title or beneficial interest in the same. वो चाहे उसका रिस्पोंडेंट का खुद का खरीदा हुआ घर नहीं हो तो भी उसके पास ये राइट है कि उसके जो जॉइंट फैमिली के अंदर उसको अग्रीव पर्सन को घर रहने को मिले, जिसमें भी रिस्पोंडेंट का अधिकार है। सिमिलरली एग्रीव पर्सन को उस पर अधिकार करने का हक होगा और वो एक शेयर हाउस होल्ड का उसका राइट है। Subsection 2 says the aggrieved person shall not be evicted or excluded from the shared household or any part of it by the respondent save in accordance with the procedure established by law. जो अग्रीव पर्सन है उसको वहां से निकाला नहीं जाएगा, इविक्टेड और एक्सक्लूड यानी उस शेयर्ड हाउसहोल्ड से उसको निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस है एसआर बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुण बत्रा, सिविल अपील नंबर 5837 ऑफ 2006, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड ऑन 15 दिसंबर 2006। ये केस आपके बेयर एक्ट में भी मेंशन्ड है और इस एक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट केस है। सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। द क्लेम फॉर ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन कैन ओनली बी मेड अगेंस्ट हस्बैंड एंड नॉट अगेंस्ट इन-लॉज और अदर रिलेटिव्स. The wife is only entitled to claim a right to residence in a shared household, and a shared household would only mean house belonging to or taken on a rent by the husband or house which belongs to joint family of which husband is a member. यहाँ पे शेयर्ड हाउसहोल्ड बताया गया है इस केस में कि कौन सा होगा। ठीक है, शेयर्ड हाउसहोल्ड वो हाउस होगा जो कि एक हस्बैंड को बिलोंग करता है, चाहे वो रेंट पे रह रहा हो उसमें या फिर किसी जॉइंट फैमिली का मेंबर होने से उस शेयर्ड हाउसहोल्ड का वो पार्ट है। ठीक है, दिस केस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. I hope today's lecture is clear to you. If you still have any queries, do let me know in the comment section. और आप अपनी स्टडीज करते रहें, प्लस आज की वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.